Hi, today is 7th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. What is the difference between NCT and NCR? Look at this headline. Delhi poll on February 8, counting on February 11. ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं ये होंगे NCT में. NCT का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी और NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन. नेशनल कैपिटल रीजन में एरिया अराउंड दिल्ली आते हैं. फॉर एग्जांपल गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा. ये एक इंटरस्टेट अग्रीमेंट है. दैट मीन्स अगर गुड़गांव में इलेक्शंस होने हैं तो वो हरियाणा स्टेट असेंबली से होते हैं. नोएडा में इलेक्शंस होने होते हैं तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली से होते हैं. बट एनसीटी में जो इलेक्शंस होंगे वो होंगे अपने दिस स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली में. अब दिल्ली एक स्पेशल केस है. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटोरी. यूनियन टेरिटोरी का मतलब होता है ये सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड होगी. 1992 में दिल्ली यूनियन टेरिटोरी एनसीटी का फॉर्मेशन हुआ था. अब इंडिया में अभी दूसरे यूनियन टेरिटोरीज हैं लाइक अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. इन सबके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. लेजिस्लेटिव असेंबली केवल 3 यूनियन टेरिटोरीज के पास है. फर्स्ट इज दिल्ली ऑफ कोर्स, सेकंड इज पुडुचेरी एंड थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर. इन 3 यूनियन टेरिटोरीज के पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है और दिल्ली में इस लेजिस्लेटिव असेंबली का अभी इलेक्शंस होने वाले हैं. नाउ दिल्ली को कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं लाइक इसके पास एक लेजिस्लेशन है, देन दिल्ली की अपनी हाई कोर्ट है और इसलिए दिल्ली का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है. ये जो प्रोविजंस हैं दिल्ली को ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए हैं आर्टिकल 239 AA एंड 239 AB. तो दिल्ली में जो गवर्नर नहीं होता है, दिल्ली में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर. ऑलराइट, सो दिल्ली में एनसीटी के अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और ये जो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया है ये किया है इलेक्शन कमीशन ने. ये जो इलेक्शन कमीशन है ये भी अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इलेक्शन कमीशन का काम होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन सब के इलेक्शंस करवाता है इलेक्शन कमीशन. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आर्टिकल 324 एंड आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इन दोनों के थ्रू सीईसी को पावर मिली है. सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर. यहाँ पे 3 होते हैं, एक सीईसी होता है और 2 होते हैं इलेक्शन कमीशन. जो सीईसी होता है इसका पावर्स तो सेम होती है ईसी के जैसी, बट सीईसी इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स. So this is about Delhi election and CEC role. So this is page number 1. Let us move to page number 2. This is page number 3. And this is page number 4. Here there is a mention of air quality. Know about AQI. What are the 6 grades? These are 6 grades: good, satisfactory, moderate, poor, very poor and severe. Know about the institution, suffer. नो अबाउट द 8 पॉल्यूटेंट्स जिससे AQI को कैलकुलेट किया जाता है. पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, CO, NO2, SO2, lead, अमोनिया एंड ओजोन. देन दिस इज पेज नंबर 4. दिस इज पेज नंबर 5. लुक एट दिस पिक्चर. पीपल एंजॉइंग अ वॉक इन अ पार्क इन श्रीनगर ऑन मंडे. Intense cold wave conditions abated despite the valley and several areas in the Pir Panjal range receiving fresh snowfall. So they have talked about Kashmir. यहाँ पे अभी snowfall हो रहा है. So if we talk about Srinagar, Srinagar largest city है. ये summer capital भी है जम्मू एंड कश्मीर की और जो winter capital है वो है जम्मू सिटी. ये कश्मीर वैली में आता है. वैली मतलब it is a intermountain. It is between 2 mountains. नॉर्थ में इसके है मेन हिमालय और साउथ में है पीर पांजाल रेंज और इनके बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं वैली. इस वैली में है कश्मीर. कश्मीर वैली में ही झेलम रिवर फ्लो करती है. ये झेलम रिवर ऐसे ऑक्सबो लेक बनाती है. यहाँ 2 लेक फेमस है. एक है डल और दूसरी है अंचार लेक. ये जो अंचार लेक है इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है नहीं. इसका वाटर रिसीड हो रहा है और इट नीड्स सम एफर्ट्स टू गेट बैक इनटू लाइफ. देन ये दोनों लेक्स हैं यहाँ पे हाउस बोट्स कॉमन है और कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर वेरी कॉमन. जो झेलम रिवर है ये झेलम रिवर आगे जाके मिलती है इंडस रिवर में. सो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर.
So this is about Srinagar. Now this is page number 5, this is page number 6, this is page number 7. Look, women busy making earthen pots. मिट्टी के ये पॉट्स बना रही हैं अहेड ऑफ मकर संक्रांति एट पॉटर्स कॉलोनी इन कराड़ ऑन मंडे। ये मकर संक्रांति क्या होता है? मकर संक्रांति एक फेस्टिवल है, ये सन गॉड को डेडिकेटेड है और इसमें ये माना जाता है सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। मूवमेंट का क्या मतलब है? सी, ये है अपनी अर्थ अपने एक्सेस पे 23.5 डिग्री ऐसे टिल्टेड है स्लाइटली। एट द सेम टाइम अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। इस दोनों के कारण अर्थ में सीजन्स आते हैं, विंटर्स, समर्स एंड देन विंटर्स अगेन। अब ये जो सन है, अगर इसका एपरेंट मूवमेंट देखें ना, बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन एंड टिल्ट, तो सन हमें ऐसे मूव करता हुआ नजर आता है। किसके रेस्पेक्ट में? इक्वेटर के रेस्पेक्ट में। ये एक सेंट्रल इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है जो अर्थ को दो ग्लोब्स में डिवाइड करती है, हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इंडिया नॉर्दर्न में हेमिस्फेयर में आता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है। तो अभी जो इंडिया में अभी विंटर्स है, मतलब सन अभी सदर्न हेमिस्फेयर में है। कहाँ पर? टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में अभी इतना गर्मी हो रहा है। नाउ ये कुछ डेट्स आपको याद रखनी चाहिए। अराउंड जो 20th मार्च होता है, 20th मार्च पे सन होता है इक्वेटर के ऊपर, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। मींस डे एंड नाइट दोनों इक्वल रहेंगे। फिर जब इक्वेटर पे आता है तो फिर ये जून आते आते सन मूव करता है नॉर्थ में और ये आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, मतलब सन यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए जून में इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इस दिन डे बड़े होंगे और विंटर्स छोटी होंगी। इसको बोलते हैं सॉल्स्टिस। देन फिर इसके बाद सन वापस नीचे की तरफ मूव करता है और 28 सितंबर को ये वापस इक्वेटर पे आ जाता है। अब इक्विनॉक्स आ गया है ये। अब सितंबर के बाद ठंड चालू होने लग जाती है, बिकॉज सन मूव कर रहा है साउथ में। दिसंबर आते आते ये 28 दिसंबर के अप्रॉक्सीमेटली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आ जाता है, इसलिए दिसंबर 28 में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब इसके बाद जो यहाँ पे आएगा दिसंबर के बाद, दिन जनवरी से ये वापस नॉर्थ की तरफ मूव करने लग जाएगा। मींस आपको फिर से समर सीजन आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो दिस मूवमेंट ऑफ एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के कारण सीजन्स बनते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 7। नाउ दिस इज पेज नंबर 8। व्हाट आर चेक डैम्स? डैम्स की कैटेगरीज होती है, जैसे एक तो बहुत बड़े फुल फ्लेज्ड बड़े बड़े डैम्स होते हैं। इन डैम्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इनको बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, और दूसरा आपको जिस एरिया में ये डूब में आता है ना, वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ के विलेजेस, उनका रिहेबिलिटेशन, ऐसे करके इसकी कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। और ये जो चेक डैम्स होते हैं, ये छोटे छोटे डैम्स होते हैं, ये स्मॉल डैम्स होते हैं, तो इनको बनाना बहुत ईजी रहता है। इससे एनवायरमेंटल लॉस भी कम होता है, इससे वाटर स्टोरेज तो हो रहा है, और एट द सेम टाइम जो सॉइल इरोजन होता है, इरोजन मतलब दिस जो ऊपर का लेयर है सॉइल का, वो अगर पानी से बह के चली जाती है तो उसको इरोजन बोलते हैं। तो इससे सॉइल इरोजन भी स्टॉप होता है। सो लुक एट हियर, एक छोटा सा इन्होंने डैम बना दिया है। दीज आर कॉल्ड चेक डैम्स। नाउ दिस इज अबाउट जलीकट्टू। जलीकट्टू एक फेस्टिवल है, स्पोर्ट्स भी है, जिसमें बुल को ये रेस करते हैं, और ये तमिलनाडु का काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनके कल्चर में इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। दिस इज जलीकट्टू। देन प्रोटेस्ट ओवर अमरावती इश्यूज कंटिन्यू। अमरावती नई कैपिटल होने वाली थी आंध्र प्रदेश की, बट देन अमरावती एक फर्टाइल एरिया है, तो लैंड एक्विजिशन के कारण यहाँ पे बहुत इश्यूज हुए, प्रोटेस्ट हुए। अब आंध्रा ये सोच रहा है कि हम 3 कैपिटल्स बना देते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 कैपिटल। सो दिस इज ऑन न्यूज़। नाउ दिस इज पेज नंबर 8, दिस इज पेज नंबर 9। ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यहाँ पे। न्यू सैटेलाइट्स विल हेल्प गगनयान क्रू। गगनयान क्या है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। अब ये गगनयान है जिसमें मैंड मिशन होगा, मींस जो इंडियंस हैं वो स्पेस में जाएंगे, और स्पेस में जो जाता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। सो दिस इज अ मैंड मिशन। स्पेस टू स्पेस tracking and communication of its space assets this year by putting up a new satellite series called the Indian Data Relay Satellite System। ये हम एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा।
इस सैटेलाइट का पर्पस होगा कि जो गगनयान में क्रू हमारा स्पेस में जाएगा वो कम्युनिकेट कर पाए इजीली ग्राउंड स्टेशंस के लिए। तो ये एक डेडिकेटेड सैटेलाइट है फॉर डेटा रिले, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। दिस इज अ डेडिकेटेड सैटेलाइट। The Indian Data Relay Satellite is a set of satellite that will track, send and receive information from other Indian satellites. The project will aid the crew of Gaganyaan mission, helping them in maintaining contact with the mission control throughout. Work on 2 IDRSS satellite has already begun. 2020 में ये लॉन्च हो जाएगी, सेकेंड 2021 में होगी और इसके बाद फिर हमारा गगनयान मिशन जाएगा। लेट अस नो अबाउट सैटेलाइट्स फर्स्ट। देखो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहे हैं ये बन जाती हैं सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स दो टाइप की हो सकती हैं, एक है नेचुरल जैसा कि मून, एक है आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो हैं जो हम अपने अर्थ से स्पेस में सेंड करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स, सर्विलांस सैटेलाइट्स, ये सब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है। अब ये जो IDRSS सैटेलाइट है ये है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो जाती हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में। ये 35,786 किलोमीटर पे अगर इक्वेटर के ऊपर अर्थ में एक ऑब्जेक्ट को हम रिवॉल्व कराएंगे अर्थ के चारों तरफ, तो जो उसकी ऑर्बिटल पीरियड है, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड दी अर्थ, वो सेम हो जाता है अर्थ के रोटेशन से। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एपरेंट जो स्पीड है बिटवीन अर्थ रोटेशन एंड ऑर्बिट रिवॉल्यूशन, ऑर्बिट पीरियड में, वो सेम हो जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोशनलेस अपीयर होगा, एक जगह पे स्टेशनरी नजर आएगा हमें अर्थ पे। सो दैट इज वाई ये सैटेलाइट हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, ताकि जो अर्थ के जो एंटीना है वो एक ही डायरेक्शन में फिक्स रहेंगे, और इसीलिए हम उन्हें जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। इनको GEO, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, ये सारी सैटेलाइट्स हम GEO में लॉन्च करते हैं। अब अर्थ को कवर करने के लिए ना ये 1/3 ही कवर कर पाता है, तो पूरी अर्थ को कवर करने के लिए हमें 3 सैटेलाइट्स चाहिए। ये 3 सैटेलाइट्स पूरी अर्थ को कवर कर पाएगा। ऑलराइट, नाउ 2 IDRSS सैटेलाइट हो गई है, 2021 में सेकेंड आ जाएगी। विल प्लान कि हम 3 सैटेलाइट सेंड करें और पूरे अर्थ को कवर करें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन ये 2000 kg की हैं, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड 36,000 किलोमीटर अवे पे लॉन्च होंगी, और ये लॉन्च होंगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। एक होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये होगा GSLV। PSLV की जो सैटेलाइट्स होती है ना, बेसिकली वो सर्वेलांस और इन सब के लिए होती है, मॉनिटरिंग एंड ऑल, बिकॉज वो जल्दी जल्दी अर्थ के रोटेशन हो जाती है, 24 आवर्स से कम टाइम लगता है। सो ये जो क्रू होगा गगनयान का, ये डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर में होगा। एटलीस्ट 1 ग्राउंड स्टेशन मस्ट सी एंड ट्रैक इट। तो विदाउट डेटा रिले सैटेलाइट ISRO वुड हैव टू क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेशंस एवरीवेयर, जो पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं कि गगनयान मिशन होने से पहले ये हमारी IDRSS सैटेलाइट अप होनी चाहिए और वर्क करनी चाहिए। सो दिस इज पेज नंबर 9। नाउ दिस इज अबाउट एडिटोरियल। Students in the vanguard of democratic struggle, they have talked about violence which took place in JNU. हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कैंपस, इनको सेफ करने की ज़रूरत है, सिक्योर करने की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू प्रोवाइड अ हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर आवर students. This is of utmost importance because students are basically our future. So they have talked about कि this such type of incidences should not happen. There is no place of violence in a educational institution. Then this is about Iraq. इराक में जो जनरल सोलेमानी थे, ईरानियन फोर्स, कुद फोर्सेस के, उनका असैसिनेशन किया इराक में यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो इराक के टेंशन्स हो जाएंगे ईरान से, और इराक ये नहीं चाहता है। तो इराक बोल रहा है कि USA अब यहाँ से जाए। USA इराक में क्यों गया था? USA इराक में गया था टू फाइट विद ISIS फोर्सेस। नाउ जनरल कासिम सोलेमानी का असैसिनेशन हुआ इराक की सॉइल में, तो इराक के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने US को पोलाइटली बोला है लीव। नाउ USA वेंट टू फाइट ISIS। अब ये जॉब डन हो गया है, ISIS डैश इज डिफीटेड। नाउ देयर इज नो वर्क ऑफ US सोल्जर इन इराकी सॉइल। तो इराक
भी एक कैच 22 सिचुएशन में है, उसको यूएसए को वो एंटागोनाइज नहीं करना चाहता है, एट द सेम टाइम वो ईरान से भी अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करना चाहता है, तो द बेटर इज़ कि वहाँ से वो यूएस ट्रूप को बाहर भेज दे। नाउ जो एक न्यूक्लियर डील हुआ था P5+1 और ईरान में, P5 मतलब परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल प्लस जर्मनी, और ईरान में जो न्यूक्लियर डील हुआ था जिसके अकॉर्डिंग ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल का प्रोसेसिंग पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, तो उस डील अब लैप्स हो गई है। ईरान इज नाउ फ्री टू मेक यूरेनियम, प्रोग्रेस इन यूरेनियम वेपन्स। नाउ वॉर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। यहाँ लिखा है एज अ फर्स्ट स्टेप टू डी एस्केलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट मिस्टर ट्रम्प कुड डू इज टू ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू पैक देयर बैग्स एंड लीव इराक। एट द सेम टाइम जो यूरोप है, यूरोप के अच्छे टाइज हैं यूएस के साथ भी और ईरान के साथ भी, तो यूरोप को ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द इस टेंशन को डी एस्केलेट करे, बिकॉज वॉर इन द एंड इज अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। सो पेज नंबर 10 इज एडिटोरियल। दिस इज अगेन यूएस की पोजीशन वीक हो रही है बाय किलिंग सोलेमानी, आइसोलेटेड होता हुआ जा रहा है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, अ केस फॉर इंक्लूडिंग टुलू in the 8th schedule. Placing all deserving languages on an equal footing will promote social inclusion and national solidarity. इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं और फिर उन लैंग्वेजेस का डायलेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो एक 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 344, 351, इस 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। इस 22 लैंग्वेज में टुलू का नाम नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने बात किया है कि आर्टिकल 29 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड दैट अ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। और इस कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि आप टुलू और अदर सच लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करो, बिकॉज 8th शेड्यूल में अगर वो आ जाती है ना तो उनको कुछ एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं। साहित्य अकादमी उनका वर्क रिकॉग्नाइज करती है, उस वर्क को वो दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी मिलता है, सो एक रिकॉग्निशन मिलता है। अब इन्होंने ये पॉइंट किया है कि जो हमने 22 ब्लू आइड लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, उनमें से जैसे संस्कृत है, संस्कृत काफ़ी कम लोग बोलते हैं, 24,821 स्पीकर्स हैं संस्कृत के, मणिपुरी के स्पीकर्स कम है। जबकि जो टुलू है या फिर भीली है जो भील बोलते हैं, गोंडी है जो गोंड ट्राइब बोलती है, गारो है, खानदेशी है एंड ओराव है, इनके जो स्पीकर्स हैं वो दे आर वेरी बिग इन नंबर। सो हमें इन लैंग्वेज को भी 22 लैंग्वेजेस के साथ शेड्यूल 8 में रखने की ज़रूरत है। टुलू एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन का। टुलू एक द्रविड़न लैंग्वेज है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसी द्रविड़न लैंग्वेज की कैटेगरी में टुलू आती है। ये कर्नाटका में नीचे केरला के तरफ बोली जाती है। सो द ऑथर इज टॉक्ड अबाउट वी नीड टू अपडेट दिस 8th शेड्यूल एंड इंक्लूड अदर सच लैंग्वेजेस लाइक टुलू इन दिस कैटेगरी। सो दिस इज पेज नंबर 11। दिस इज पेज नंबर 12। ऑयल प्राइसेस स्पाइक में हर्ट इकोनॉमी मोर। किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डिमांड पे और सप्लाई पे। डिमांड ऑयल की होती ही है बिकॉज इकोनॉमीज ग्रो हो रही हैं, उन्हें पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का ज़रूरत है। इंडिया सारा अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मैक्सिमम क्रूड ऑयल हमारा इंपोर्टेड है। बॉम्बे हाई और जो इंडियन बेसिन्स हैं वो सफिशिएंट ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब बात आती है सप्लाई की। सप्लाई में दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है उस प्रोडक्शन को कैरी करना सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अगर ये ईरान में वॉर हुआ, मिडिल ईस्ट में, तो वेस्टर्न में, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन तो हैम्पर होगा बिकॉज ऑयल जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल की जो जहाँ से ऑयल डिग कर रहा है, ऑयल मशीन्स हैं, वो वल्नरेबल हो जाती हैं ड्यूरिंग वॉर। सो प्रोडक्शन विल बी हैम्पर्ड। एट द सेम टाइम ये जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ये हैम्पर होगी, तो सप्लाई वुड गेट अफेक्टेड, और सप्लाई अफेक्ट होने के कारण ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑयल की प्राइस इंक्रीज होगी सो इट वुड बी अ डिजास्टर फॉर आवर इकोनॉमी। देन दिस इज पेज नंबर 13। दिस इज पेज नंबर 14। नाउ हाउस टू वोट ऑन लिमिटिंग ट्रम्प्स वॉर पावर्स। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, यूएसए में ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। इसमें इन्होंने बोला है ट्रम्प जो इतना वॉर रेटोरिक कर रहे हैं इसको कट करने की ज़रूरत है। अभी मिस्टर ट्रम्प का इम्पीचमेंट प्रोसेस भी चल रहा है।
मिस्टर ट्रम्प 2016 में यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, ही वुड बी द प्रेसिडेंट टिल 2020, इनका टेन्योर है 2020 तक। अब देखो, इम्पीचमेंट मतलब होता है हम ट्रम्प को उसकी प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने का एक मोशन स्टार्ट हो गया है। यूएसए में एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे इंडिया में लोकसभा है, इसकी 435 सीट्स हैं। यहाँ पे हाफ मेजॉरिटी से यहाँ पे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेट ने इस बिल को पास करा लिया, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस बिगिन हो गई, यहाँ से पास हो गया। नाउ अब ये जाएगा सेनेट में। सेनेट में 100 सीट्स हैं। 100 क्यों है? बिकॉज 50 स्टेट्स हैं, 50 इंटू 2 इज 100। अब यहाँ पे सेनेट में इस बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, जो डिफिकल्ट है अनटिल रिपब्लिकन पार्टी के इस पे वोट कर दें, और रिपब्लिकन नहीं करेंगे बिकॉज रिपब्लिकन पार्टी से ही मिस्टर ट्रम्प आते हैं प्रेसिडेंट बन के। सो दिस दे हैव टॉक कि हमें ट्रम्प की जो वॉर पावर्स हैं उसको लिमिट करने की ज़रूरत है। नाउ दिस इज चाइनाज PLA बिगिंस मेजर मिलिट्री ड्रिल इन तिब्बत। ये चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है, ये वहाँ की आर्मी का नाम है, ये तिब्बत में ड्रिल कर रही है। इंडो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LSC है, ये 3488 किलोमीटर लॉन्ग है। इसमें अरुणाचल से सिक्किम बॉर्डर इंक्लूडेड है LSC में। सबसे ज़्यादा जो बड़ी बॉर्डर हम शेयर करते हैं वो करते हैं बांग्लादेश से। सेकंड नंबर पे आता है चाइना और थर्ड पे आता है पाकिस्तान। नाउ इराक US नीड टू वर्क आउट ट्रूप पुल आउट। दिस इज अबाउट गोल्डन ग्लोब्स। जैसे अकेडमी अवार्ड्स होते हैं ना, जिनको हम ऑस्कर्स बोलते हैं, ऐसे ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं, दे आर वेरी पॉपुलर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं, ये फिल्म और अमेरिकन फिल्म और इंटरनेशनल फिल्म एज वेल एज टेलीविज़न के लिए दिए जाते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 14। This is page number 15. Equities plunge amid global sell-off over West Asian fears. Equities होती है ना, ये बहुत कुछ sentiments और speculation पे work करती है। Equities मतलब shares, share markets and all. तो अभी Indian equities lost heavy ground on Monday amid a global sell-off as investor turned jittery due to increasing geopolitical tension in the West Asia region, which threatens to push up international price of crude, of which India is one of the biggest importers ग्लोबली। इसके कारण ये देखो, ये ग्राफ नीचे जा रहा है। नाउ रुपी भी 72.11 हो गया, ऑयल पीक पे जा रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 पर बैरल हो गया है। इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट इंपैक्ट होगा। नाउ दिस इज अबाउट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। FPI जो हैं वो मेजर बायर्स हैं इंडियन शेयर्स इन 2019 वर नेट सेलर्स ऑन मंडे एट अ लिटिल ओवर ₹100। नाउ इधर एक लिखा है सर्विस सेक्टर एक्टिविटी ग्रोथ एट 5 मंथ हाई। दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सेकंड इज सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, लाइक स्टील, ऑटोमोबाइल्स एंड लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो जो चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। सर्विस सेक्टर मतलब रिटेल, बैंक, होटल्स, एजुकेशन, मीडिया, दिस इज सर्विस सेक्टर। इंडिया इज प्राइमरली अ सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर एक्टिविटी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है द न्यूज ऑफ सस्टेन जॉब क्रिएशन, रॉबस्ट न्यू ऑर्डर ग्रोथ एंड अ पिकअप इन बिजनेस कॉन्फिडेंस सजेस्ट दैट एक्सपांशन कैन बी मेंटेन्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ 2020। नाउ दिस इज अबाउट टाटा मिस्त्री केस। मिस्त्री 2012 टू 16 टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, 16 में इन्हें हटाया गया। ये फिर इन्होंने यहाँ पे NCLAT में गए थे, जहाँ पे इन्होंने मिस्त्री के फेवर में डिसीजन ले लिया। ये जो NCLAT है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक ट्राइब्यूनल है। ये ट्राइब्यूनल कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बना था। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के केसेस भी हैंडल करता है। सो दिस इज अबाउट टाटा मिस्त्री केस। देन दिस इज अबाउट ऑयल टॉप्स $70 एज ईरान ट्रम्प ट्रेड थ्रेट्स। अच्छा, यहाँ पे FPI लिखा था। FPI मतलब फॉरेन मीन्स विदेश, पोर्टफोलियो मीन्स ग्रुपिंग, अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये कैपिटल अकाउंट की लिस्ट में आता है और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें हेल्प होता है। मतलब फॉरेन इंडियन सिक्योरिटीज़ में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इस FPI मॉडल के थ्रू हमारे इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड्स में। ये हॉट मनी भी होता है। सो दिस इज अबाउट RBI बाइज सेल्स ₹10,000 करोड़ सिक्योरिटीज ईच। ये कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI करती है मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है। OMO का मतलब होता है सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड इक्विटीज़। तो अगर RBI सेल कर रही है
है ना। सेलिंग परचेजिंग ऑफ बॉन्ड को आरबीआई करती है। अगर सेल कर रही है मतलब आरबीआई मार्केट में बॉन्ड्स भेज रही है और मार्केट का जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको एब्जॉर्ब कर रही है। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी कम होगी। आरबीआई अगर परचेज कर रही है बॉन्ड्स, मतलब जो अवेलेबल बॉन्ड्स हैं मार्केट में उनको परचेज कर रही है और उसके बदले में पैसे बांट रही है। तो आरबीआई पैसे बांट रही है मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है। तो रिमेंबर दिस थिंग, सेल का मतलब है लिक्विडिटी कम हो रही है, परचेज का मतलब है लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है। नाउ दिस इज अबाउट IT firms may report muted Q3 growth. So this is page number 15. This is good. Reading is a very good habit. Then पेज नंबर 16, पेज नंबर 17, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अ हाउस डिवाइडेड। ये जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं ये फैमिली में भी डिफरेंट मेंबर्स के अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज़ हो सकते हैं, और इससे क्या हो रहा है कि फैमिली में भी ड्यूरिंग डिनर और ड्यूरिंग फैमिली टाइम पीपल आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। Now, that is a perfectly accepted thing. We are a democracy, but we need to understand our arguments should be respectful, they should be fact oriented, and we should be responsible. We should not incite violence, and there should be no place of anarchy in our society. So this is page number 17. This is page number 18 is sports. Page number 19 is again sports, and this is again sports. यहाँ लिखा है खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं ओडिशा में। ये एक नया इनिशिएटिव है, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम होंगे। इसमें 17 स्पोर्ट्स हैं, 4000 एथलीट्स लेंगे, स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। द पर्पज ऑफ दिस खेलो यूनिवर्सिटी गेम इज टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स इन यंगस्टर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। टेक केयर।